मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अंजलि। अब बस तुम जल्दी से शादी कर मेरे घर आ जाओ। मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ नवीन, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। नवीन और अंजलि एक ही गांव के रहने वाले थे। बचपन से साथ में खेलते खेलते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उन दोनों के प्यार से सारा गांव उनके खिलाफ था। एक रोज, माँ तुम्हें पता है पूरा गांव भैया और उस अंजलि के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या ये सच है? हाँ माँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी। यकीन ना हो तो अभी भैया आने वाले, आप उन्हीं से पूछ लेना। अभी भी वो उसी से मिलकर आ रहे हैं। मैं कुएं पर पानी लेने गई थी तो दोनों को एक दूसरे के साथ देखा था। ये सुनकर शारदा गुस्से में आ जाती है। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कुछ देर बाद नवीन घर लौटता है तो शारदा उसे प्यार से समझाती है। नवीन बेटा, तू समझने की कोशिश कर। तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो। एक ही गांव में रहने वाले लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। एक गांव में रहने वाले भाई बहन या किसी और रिश्ते से जाने जाते हैं, और शादी की इतनी ही जल्दी है तो दूसरे गांव की किसी अमीर लड़की से मैं तेरी शादी करवा देती हूँ। वो दहेज भी खूब लाएगी। मैं कुछ नहीं जानता माँ, शादी उसी से करनी चाहिए जिससे प्यार होता है। और अंजलि इसी गांव की है तो क्या फर्क पड़ता है। बचपन से मैं उसके साथ रहा हूं, वो मेरी दोस्त थी, लेकिन अब मुझे उससे प्यार हो गया। और आप लोग इस रिश्ते को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अरे बेटा, तू समझ क्यों नहीं रहा? वो अंजलि दिन भर तो गांव के लड़कों के साथ कंचे और गुल्ली डंडा खेलती रहती है, तो भला वो क्या ही घर संभालेगी। तू मेरे लिए बहू ही लाना चाहता है तो ढंग की ला। माँ, मैं अंजलि के साथ बचपन से रहा हूं, इसीलिए अच्छे से जानता हूं कि वो घर को संभाल लेगी। शारदा, ये इतना कह ही रहे हैं तो तुम मान क्यों नहीं जाती? और वैसे भी हमारा गोत्र तो अलग अलग है ना। आखिर में सबके कहने पर शारदा इस शादी के लिए मान जाती है, और कुछ दिन बाद अंजलि ब्याह कर घर आ जाती है। शारदा उसका गृह प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार बाहर की तरफ जा रही थी। भाग्यवान, तुम बार बार बाहर क्या देख रही हो? बहू का स्वागत करो। दहेज देख रही हूँ जी। उस भोला राम ने आखिर दहेज में क्या क्या दिया है? अरे उसने अपनी बेटी दे दी, ये क्या कम है? और वैसे भी वो बेचारा गरीब है, क्या ही दहेज देगा। शारदा मुंह बनाते हुए गैर मन से अंजलि का गृह प्रवेश कराती है। बेटी जाओ, अपनी भाभी को उसका कमरा दिखा दो। काजल शारदा को कमरे में ले जाती है। वो कमरा काफी टूटा फूटा सा था। वहाँ बेड के नाम पर भी सिर्फ 2 गद्दे ही बिछे होते हैं। फिर वो उस जमीन पर बिछाए गद्दे पर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बरसात का महीना शुरू हो जाता है। एक रोज तेज बारिश हो रही होती है। भाभी, ओ भाभी, अभी तक सो रही हो क्या? चलो उठो, माँ तुम्हें बुला रही है। अंजलि जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आपने बुलाया क्या? हाँ, सांझ होने को है और तू अभी तक सो रही है। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। चल हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय ले आ। और हाँ, मेरी बेटी काजल के लिए प्याज के पकौड़े और मेरे लिए पालक के बना कर ले आ। माँ जी, पालक कहाँ है? बाहर घर के पीछे लगा हुआ है, वहीं से ले आ। लेकिन माँ जी, बाहर तो बारिश हो रही है। हाँ, तो बह जाएगी क्या तू उसमें? जा जल्दी से पालक तोड़ कर ले आ और मेरे लिए पालक के पकौड़े बना। अंजलि भीगते हुए बाहर जाती है और पालक तोड़ कर ले आती है, जिससे उसे छींकें आने लगती है। फिर अपनी कच्ची रसोई में जाकर वो पकौड़े बनाने लगती है, लेकिन बाहर हो रही तेज बारिश के कारण ऊपर से रसोई की छत टपकने लगती है। अंजलि इस बारे में जाकर अपनी सास को बताती है। माँ जी देखिए ना, रसोई की छत टपक रही है, जगह जगह पानी टपक रहा है। ऐसे में मैं पकौड़े कैसे बनाऊंगी? देखो तो माँ, भाभी को आए हुए 2 दिन नहीं हुए कि इनके नखरे शुरू हो गए। और नहीं तो क्या, ये सब तो काम ना करने के बहाने हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की घर नहीं संभाल पाएगी, लेकिन नवीन मेरी सुने तब ना जाने इस कलमुही ने क्या ही जादू कर डाला था मेरे बेटे पर। लेकिन माँ जी, रसोई की मरम्मत तो करवानी ही होगी ना? हाँ, तेरे बाप ने जो बड़े पैसे मुझे दहेज में दिए हैं ना, जो मैं रसोई की मरम्मत भी करवाऊं और तुझे खाना भी खिलाऊं। जैसा हमारा घर है उसी में तुझे गुजारा करना पड़ेगा। बड़ा प्यार का खुमार चढ़ा था ना, अब भुगत। और वैसे भी मेरा बेटा बड़ी मेहनत से सारा दिन काम करता है, तब जाकर पैसे कमा पाता है। उसके पास फालतू के पैसे नहीं है तेरी फरमाइशें पूरी करने के लिए। बेचारी अंजलि जैसे तैसे उस पानी से भरी हुई रसोई में पकौड़े तलने लगती है। तभी बारिश के पानी की कुछ बूंदें उस तेल की कढ़ाई में आकर गिरने लगती हैं,
जिससे कुछ गर्म बूंदें उसके हाथ पर आकर गिरती है। आ माँ! फिर किसी तरह वो चाय पकौड़े बनाकर देती है। वाह रे गरीब बहू, पकौड़े तो तूने बड़े करारे बनाए हैं। मुझे तो लगा था तू बस कंचे और गुलेल खेलना ही जानती है। सच में बहू, पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। पकौड़े बनाते समय उसके हाथ पर जो छींटे पड़े थे उससे उसे अभी भी दर्द हो रहा था। शाम को नवीन जब काम से लौटता है तो उसके हाथ पर वो जले के निशान देखता है। अंजलि उसे सारी बात बताती है। मुझे माफ करना अंजलि, आज मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं कुछ पैसे जोड़कर इस रसोई की मरम्मत करवा दूंगा। मैं जानती हूँ जी, आपके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी है। आप हम सबका पेट पालते हो, यही हमारे लिए काफी है। दरअसल नवीन दूसरे गांव में एक किराने की दुकान पर काम करता है। तनख्वाह के नाम पर उसे 8,000 ही मिलते थे, जिससे वो अपने परिवार का पेट पालता था। इधर सारा दिन नवीन के बाहर रहने के कारण शारदा अंजलि पर काफी जुल्म ढाती। अंजलि के आ जाने के बाद शारदा और उसकी बेटी घर का कोई काम नहीं करती और सारा काम अंजलि से ही लेती। बहू जा, इस वक्त बारिश कुछ देर के लिए रुक गई है, तू तब तक जाकर कुएं से पीने का पानी ले आ। अंजलि घड़ा उठाकर कुएं से पानी लेने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर काले बादल छा जाते हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण अब गरीब बहू की रसोई में पानी भर चुका था। वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, रसोई में इतना पानी आ चुका है, अब आप ही बताइए मैं खाना कैसे बनाऊं? बहू, अब तू क्या चाहती है तेरे रहते मैं जाकर रसोई में खाना बनाऊं? अगर तेरी यही इच्छा है तो तू मुझे साफ साफ बोल दे। मैं शाम को नवीन आएगा तो उसको बोल दूंगी, क्योंकि तू तो नवीन की ही पसंद है ना। माँ जी, आप कहाँ की बात आखिर कहाँ जोड़ रही हो? अच्छा कोई बात नहीं, मैं रसोई में ही खाना बना लूंगी। बेचारी गरीब बहू फिर से अपनी उस रसोई में चली जाती है जहाँ बाहर हो रही तेज बारिश के कारण सारी रसोई पानी से भर गई थी। अंजलि किसी तरह चूल्हे के पास पानी आने से तो बचा लेती है, लेकिन वहीं बारिश के पानी में सबके लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। उस बारिश के पानी में अनेक प्रकार के मच्छर पनप रहे थे और वो उसी पानी में बैठकर खाना बना रही थी। लगातार 2 घंटे तक उस पानी में बैठकर खाना बनाने से जहां उसे सर्दी लग गई, तो वहीं पानी में पनप रहे गंदे मच्छरों ने उसे बुरी तरह काट लिया था। फिर वो सबके लिए खाना बनाकर कमरे में ले जाती है, जहां वो सब आराम से बैठकर खाते हैं। फिर बर्तन धोने के कुछ देर बाद अंजलि अपने कमरे में आती है तो उसका शरीर थर थर कांपने लगता है और उसके शरीर पर तरह तरह के लाल दाने उगाते हैं, जिसके बाद अंजलि वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। अंजलि, अंजलि, क्या हुआ तुम्हें अंजलि? अरे ये क्या हुआ बहू को? बेटा इसे जल्दी से अस्पताल ले चलो। नवीन किसी तरह अंजलि को नजदीकी अस्पताल में ले जाता है, जहां उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था, जहां डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। देखिए, इनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, इन्हें डेंगू मलेरिया हुआ है। अब कुछ दिन इनको अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर अंजलि को अस्पताल में एडमिट कर लेते हैं, जिसके बाद अब घर की जिम्मेदारी शारदा के ऊपर आ जाती है और अब शारदा को उस गीली रसोई में खाना बनाना पड़ता है। तब उसे एहसास होता है कि अंजलि कैसे ये सब सह रही थी। हे भगवान, मेरे बस की तो नहीं है इस रसोई में खाना बनाना। इसमें तो कितने गंदे मच्छर हैं। शायद इसी कारण बहू भी बीमार पड़ी है। नहीं, मुझे जल्दी ही इस रसोई की मरम्मत करवानी होगी। अगर समय रहते मैंने उसकी सुन ली होती तो आज बहू की ये हालत नहीं होती। शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद अंजलि ठीक होकर घर लौट आती है और अब शारदा अपने बेटे से कहकर लाला से कुछ पैसे उधार लेकर रसोई की मरम्मत करवा देती है, जिससे अब बाहर कितनी भी बरसात हो, लेकिन अब वो रसोई कभी पानी से भरी हुई नहीं रहती और ना ही उसमें कहीं से पानी टपकता। अब गरीब बहू को बरसात आने पर भी कोई डर नहीं रहता। संतोष ने कुछ समय पहले ही अपने बेटे की शादी सलोनी से की थी, जिसका रंग भले ही काला था, लेकिन स्वभाव से वो बहुत ही गुणी और संस्कारी थी। संतोष की बड़ी बहू प्रीति गोरी और खूबसूरत थी, जिस वजह से घमंड उसमें कूट कूट कर भरा था। प्रीति का पति अनिल आर्मी में नौकरी करता था, जिसकी पोस्टिंग जम्मू में हुई थी। प्रीति शादी के बाद से ही अपनी देवरानी को उसके कालेपन के लिए ताने देती थी, लेकिन सलोनी इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी। कुछ महीनों बाद मॉनसून शुरू हो गया और सलोनी बारिश का मजा लेते हुए छत पर बैठकर कपड़े धो रही थी। अरे वाह, बारिश के पानी से कपड़े भी धुल गए और टंकी का पानी ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ। अब सुखा बाद में दूंगी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी? आप भीग जाएंगे। कोई बात नहीं,
ये शादी के बाद हमारा पहला मॉनसून है और अब मैं तुम्हारे साथ इस बारिश में भीगना चाहता हूँ। सुधीर काली होने के बाद भी अपनी पत्नी सलोनी को बहुत प्यार करता था। दोनों बारिश के मजे ले रहे थे, तभी सलोनी की सास शीला उसे आवाज देती है, अरे सलोनी बहू, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, माँ जी को चाय बना कर देनी है। अच्छा ठीक है, जाओ और एक कप मेरे लिए भी बना देना। ठीक है जी। सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे कपड़े धो रही थी या मटर गश्ती करने छत पर गई थी? जा जल्दी से रसोई में जाकर मेरे लिए चाय चढ़ा दे, और हाँ, पहले ये कपड़े बदल ले, कहीं सारी रसोई गीली कर दे। तभी सलोनी की जेठानी उसके पास आती है और कहती है, 1 मिनट देवरानी जी, तुमने मेरी साड़ी तो ठीक से धो दी ना? ध्यान रहे उसमें कलर नहीं चढ़ना चाहिए, पता चले खुद जैसी काली पीली हो वैसे ही मेरे कपड़ों को भी कर दो। बहू, ये क्या तरीका है छोटी बहू से बात करने का? ठीक है तो कह रही हूँ सासू माँ, आपको भी यही काली लड़की रह गई थी मेरी देवरानी बनाने के लिए। पता है मेरे सब रिश्तेदार मुझ पर कितना हंसते हैं। दीदी, काला होना कोई पाप है क्या? जब से मैं यहाँ आई हूँ आप मुझसे चिढ़ी हुई रहती हैं। कोई भी तुम्हारी काली शक्ल को देखेगा ना तो चिढ़ेगा ही। प्रीति, अपनी देवरानी से कोई ऐसे बात करता है क्या? और भूल मत, सुधीर सलोनी को बहुत पसंद करता है। जरूर इसने मेरे देवर पर कोई काला जादू किया होगा, तभी तो ये काली लड़की उन्हें पसंद आ गई। तभी सुधीर भी वहां आ जाता है। भाभी, वो जैसी भी है मेरी बीवी है और मैं देख रहा हूँ आपकी बहुत अनबन चल रही है मेरी पत्नी से। अच्छा, अब तुम अपनी भाभी से बहसबाजी करोगे, और वो भी कल की आई हुई इस काली कलूटी लड़की के लिए? देखा, आखिर अपने काबू में कर ही लिया इसने मेरे देवर को। दीदी आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी आपकी साड़ी सुखा कर दे देती हूँ। सलोनी अपनी जेठानी की साड़ी प्रेस करके उसे दे देती है। भोली भाली काली सलोनी पर उसके पति और सास को बड़ी दया आती है और वो अक्सर उसका साथ देते थे, जिस वजह से प्रीति अपनी देवरानी से और जलने लगी थी। एक रोज जब सलोनी खाना बनाकर परोसती है तो उसमें नमक कम होता है, जिस वजह से प्रीति गुस्से में उसके हाथ पर वो दाल गिरा देती है। भाभी, आज तो हद ही हो गई, बस अब और नहीं। वही मैं भी कह रही हूँ, बस अब और नहीं। सासू माँ, आप हमारा बंटवारा कर दो, आज से मैं अलग रहूंगी। ठीक है, आप बंटवारा चाहती हो ना, तो आज से हम अलग अलग रहेंगे। गुस्से में आकर सुधीर घर में रस्सी बांधकर अलग अलग बंटवारा करता है। मॉनसून में भारी बारिश होने के कारण घर के दोनों ही तरफ खिड़कियों से पानी अंदर आ जाता है। सलोनी तो अपने हिस्से को साफ कर लेती है, लेकिन उसकी आलसी घमंडी गोरी जेठानी पानी को हाथ तक नहीं लगाती, जिससे उनकी सास शीला फर्श पर फिसल जाती है और उसे चोट आ जाती है। हाय रे, मर गई रे, मर गई। माँ जी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ही दवाई लगा देती हूँ, लेकिन तुम ये लकीर पार मत करना। और सासू माँ, आपसे एक जगह चैन से बैठा नहीं जाता, मेरा काम और बढ़ा दिया। गिरी भी तो तेरी वजह से हूँ। अलग होने के बाद अब प्रीति को घर के खाने से लेकर कपड़े धोने, झाड़ू पोछा हर काम खुद ही करना पड़ता। अब उसे अपनी देवरानी की अहमियत समझ आने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज प्रीति की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी सलोनी उसे देख लेती है और लकीर पार करके उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं, अच्छा हुआ आप इन्हें समय से ले आई, इन्हें हार्ट अटैक आया था, अगर जरा सी भी देर होती तो कुछ भी हो सकता था। प्रीति को होश आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि सलोनी ने उसे अस्पताल पहुंचाया है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे सलोनी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज मुझे अपने किए पर पछतावा है। इसके बाद सभी फिर से एक साथ